हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बड़े ख़ास मुद्दे के साथ। आजकल आप लोग एक बड़ी चर्चा सुन रहे होंगे न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर्स में या कहीं भी सोशल मीडिया पे, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका जो सरकार है अभी लोकसभा से पास भी करा ली थी। तो वो क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर हमारा मुद्दा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की तरह आजकल एक चीज़ पर और चर्चा चल रही है, जिस पर उतनी चर्चा अभी नहीं है, लेकिन साथ साथ चर्चा खड़ी हो गई है। वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एक उम्मीदवार एक ही जगह से चुनाव लड़े। अभी आपको पता होगा एक उम्मीदवार कई जगह से चुनाव लड़ सकता है, ये भारत के कानून है। उसमें अभी उम्मीदवारों को छूट दी गई है कि कितनी जगह से चुनाव लड़ें, 1 से 2 से वो लड़ सकते हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं, बड़ौदा से, 2 जगह से मान लो चुनाव लड़ जाते हैं। उसी तरह वायनाड से राहुल गांधी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़े थे, क्योंकि उनको छूट है कानून से, वो 1 से ज़्यादा जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब ये मुद्दा भी गरमाने लग गया है कि क्या इस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। उससे क्या होता है, नुकसान होता है। ये बहुत सारे जो जानकार हैं वो इस बात को बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह चुनाव लड़ने से संसाधनों का नुकसान होता है। तो इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। क्या हमारा कानून कहता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक साथ 2 जगह से चुनाव लड़ने पर, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके लॉस, इसके प्रॉफिट्स क्या हैं। इन्हीं सब पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए 50% ऑफ दे रहा है, और स्टूडेंट की डिमांड पर इसकी डेट को आगे एक्सटेंड किया गया है 23 दिसंबर तक। अगर आप 9 महीने का पेमेंट करेंगे तो आपको 18 महीने का कोर्स मिल जाएगा। 12 महीने का पेमेंट करेंगे तो 24 महीने का मिलेगा। 18 महीने का पेमेंट करेंगे तो 36 महीने का मिल जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस में मिलेगा आपको। अगर आप 26, 27 की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश और इंग्लिश में अलग अलग बैच चल रहे हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। प्री और मेंस की तैयारी, 1-to-1 मेंटरशिप। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रो, PSIR और सोशियोलॉजी के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए आपको ये छूट तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ अगर आप एक कोड इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैक्सिमम एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, PAUPSC। तो जो छूट 50% है वो तो मिलेगी, एक्स्ट्रा इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट और मिलेगा। अगर आप, जैसा कि अभी मेंस का रिजल्ट आ गया है, अगर आप अभी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी तैयारी का बिल्कुल इंतजाम अनअकैडमी ने कर दिया है। 2023 के टॉपर भी दिए हैं, रैंक 1, 3, 18, 39, 54, ये टॉपर्स थे अनअकैडमी के इंटरव्यू प्रोग्राम के। तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। DF के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, करंट अफेयर्स पे पूरा डिटेल, फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। तो सारा ही आपको मिल जाएगा अनअकैडमी के इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, या एक उम्मीदवार एक चुनाव क्षेत्र। चुनावी जो क्षेत्र होता है जहां चुनाव लड़ते हैं। तो अभी आपने देखा होगा जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, इन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अपनी राय दी थी, या आप कह सकते हैं कि एक देश एक चुनाव के लिए इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, और इन्होंने इस पक्ष में अपनी राय दी थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। उसी को लेकर सरकार सीरियस भी थी, और अभी जो सत्र चल रहा है उसमें भी वो उसको लेके आई है। तो अब इसके एवज में या इसके साथ साथ अब दूसरी बात और उठ गई है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ साथ हमारे जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो एक जगह से ज़्यादा जगह पर वो पर्चा भर देते हैं अपना, यानी कि नॉमिनेशन कर देते हैं और वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। तो जब एक जगह वो जीत जाते हैं तो, या हो सकता है दूसरी जगह जीत जाएं, तो एक जगह की सीट को खाली करना पड़ता है। अगर दोनों जगह जीत गए तो एक जगह की सीट को खाली करना पड़ेगा, तो वहाँ से फिर से उपचुनाव कराना पड़ता है, फिर से डबल बोझ पड़ता है, खर्च होता है। तो इसमें काफ़ी इसकी भी चर्चाएँ स्टार्ट हो गई हैं। तो एक जो ये प्रथा है, इसमें भ्रम पैदा हो जाता है जनता में या वोटर्स में, क्योंकि हो सकता है जिसको मैंने वोट दिया हो वो जीत गया मेरे क्षेत्र से, लेकिन वो दूसरे क्षेत्र से भी जीत गया और हमारी वाली सीट खाली करके वहाँ चला गया। अब वो मेरा पसंदीदा कैंडिडेट दूसरी जगह चला गया, तो अब मैं वोट डालने नहीं जाऊँगा उपचुनाव में। और इसका हुआ भी है। जो वायनाड वाला केस मैंने आपको बताया था, वायनाड वाले केस में यही हुआ है। जो राहुल गांधी थे उन्होंने 2024 में अपनी सीट खाली कर दी थी। इससे क्या हुआ, मतदाताओं ने जो उनको वोट दिया था, जो इस उम्मीद में दिया था कि राहुल गांधी हमारे कैंडिडेट हैं, इनको हम वोट दे रहे हैं, तो जिस उम्मीद में उनको वोट दिया था वो उम्मीद उनकी टूट गई। जो द्वारा उपचुनाव हुआ उसमें 64% के समथिंग वोटिंग हुई, जो पहले 72.92 यानी कि लगभग 73% वोटिंग थी।
73% से लगभग 64.5 हो गई। क्यों? क्योंकि जो उनका पसंदीदा कैंडिडेट था राहुल गांधी, वो दूसरी जगह चले गए थे। तो इसका ये लॉस है इस वाली प्रथा का। अगर दो जगह से एक कैंडिडेट चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से वो जीत गया तो उसको एक सीट खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भारत का कानून है वो सिर्फ एक ही सीट पर उसके अनुसार एक ही सीट पर आप रह सकते हैं। फिर 2021 का एग्जाम्पल है, तो वो तो उसके विपक्ष में था, लेकिन ये पक्ष में है। 2021 में जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर जो ममता बनर्जी थी नंदीग्राम सीट से हार गई थी। तो इसी तरह से उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी अपनी सीट से हार गए थे। तो एक जगह सीट से हार के अगर वो दो जगह पर पर्चे भरते हैं, दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि अगर एक जगह से हार गए तो दूसरी जगह से वो जीत सकते हैं। तो इसका ये प्लस पॉइंट भी है, पीछे उसका माइनस पॉइंट भी है। तो इसका अभी हम दोनों, क्योंकि हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो पश्चिम बंगाल की जो, अगर हम पीछे की बात करें, जो राहुल गांधी वाला मैंने एग्जांपल दिया है, तो वो लोकसभा का इलेक्शन था। वहां वो क्या थे, 2 सीटों से जीते, एक खाली कर दिया, तो वहां पे एक पे दोबारा से चुनाव कराना पड़ा। यहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक सीट से हार गई नंदीग्राम से, दूसरी पे जाके जीत गई, तो वो फिर मुख्यमंत्री बन गई। तो उनके लिए रास्ता बनाने के लिए था ये भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र था, फिर वहां से वो चुनी गई और फिर बाद में मुख्यमंत्री बन गई। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके मामले में भी ऐसी सारी चीजें हुई थी। वो चुनाव हार गए थे, फिर उनको दूसरी जगह से चुनाव लड़ाना पड़ा था, इस तरह से। तो ये दोनों इसके प्रोज और कॉन्स आप कह सकते हैं। अब जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें चुनाव लड़ने के लिए क्या प्रावधान है भारत में, आपको पता ही है। जो भारत का संविधान है, विधानसभा का चुनाव हो या संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा का चुनाव हो, हर 5 साल में चुनाव को आयोजित करता है। ये हमको सबको पता है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। और अभी जो बात चल रही है चर्चा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, उसी के साथ साथ ये वाला मुद्दा भी उठ गया। तो जो संसदीय विधान है, आर्टिकल 327, जो आर्टिकल 327 है, वो संसद को चुनाव आयोजित करने के क्या तरीके होंगे उस पर नियम बनाने का अधिकार देता है। चुनाव आयोजित करने के क्या तरीके होंगे, उस पे नियम बनाने के, उस पे कानून बनाने के अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को, आर्टिकल 327 के तहत। आप 5 साल में चुनाव कराओगे, कितने में कराओगे, वो संसद के पास अधिकार है। एक है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, वो किसी एक उम्मीदवारों को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से कोई भी चुनाव लड़ने की आज़ादी देता है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्य के विधानसभा का चुनाव हो या उपचुनाव हो, एक कैंडिडेट 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये 2 जगह जो है 1996 में की गई है, उससे पहले ये ज़्यादा थी, इसमें 2 पे सीमित कर दिया है। तो जो 1951 का एक्ट है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, ये देता है किसी भी कैंडिडेट को एक जगह से यानी कि 2 जगह से एक जगह से ज़्यादा यानी कि 2 जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति। लेकिन 1996 तक एक उम्मीदवार जो है किसी भी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ सकता था, यानी कि अनलिमिटेड लड़ सकता था। अभी जो 1996 से 2 जगह हैं, 2 जगह से वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 1996 से पहले वो अनलिमिटेड जगह से चुनाव लड़ सकता था। लेकिन 1951 का जो एक्ट है, इसमें संशोधन किया और इस लिमिट को 2 कर दिया, जो अनलिमिटेड थी उसको 2 कर दिया। तो ये भी याद रखेंगे, 1996 में 1951 के एक्ट में संशोधन किया गया और अब एक कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। ये जो 2 जगह से चुनाव लड़ने का जो प्रावधान है, इससे क्या होता है, जो कैंडिडेट है उसको सुरक्षा मिल जाती है। सुरक्षा क्या? जैसे हमने ममता बनर्जी वाला एग्जाम्पल देखा, पुष्कर धामी वाला एग्जाम्पल देखा, तो ऐसे क्या है, अगर एक सीट से कोई चुनाव हार गया तो वो दूसरी जगह से अपने आप को सिक्योर कर सकता है। दूसरा, सीट को अपनी बरकरार रख सकता है। जो आरपीए की धारा 70 है, उसमें कहा गया है कि एक उम्मीदवार एक समय केवल एक ही सीट पर रख सकता है। मतलब जो 1951 का एक्ट है आरपीए का, उसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही सीट पर रह सकता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, ये सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, इसी तरह से और भी लोग, अगर वो 2 जगह से चुनाव जीत जाते, जैसे एमपी का चुनाव भी जीते हैं, उधर एमएलए का चुनाव हुआ वो भी जीत गए, तो वो क्या करते हैं, एक सीट खाली करते हैं। एमपी का इलेक्शन हुआ, एमएलए का इलेक्शन हुआ, तो या तो वो एमपी वाली खाली करनी पड़ेगी या एमएलए वाली खाली करनी पड़ेगी, या दोनों में से, जैसे 2 जगह से एमपी का ही इलेक्शन लड़ा, जैसे राहुल गांधी ने या नरेंद्र मोदी ने,
तो उनमें से वो क्या करेंगे, एक सीट को खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो धारा 70 है 1951 के एक्ट की, ये कह रही है कि एक समय में एक उम्मीदवार एक ही सीट पर रह सकता है, लेकिन लड़ 2 सीट पे सकता है, भले ही वो एक से अधिक सीटों के लिए चुना गया हो। अगर एक से ज़्यादा जगह से जीत भी गया तब भी एक पर ही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी सदन में 2 सीटों के लिए चुना जाता है तो उसे एक के लिए विकल्प चुनना चाहिए, अन्यथा दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। अगर वो 2 जगह से चुनाव जीत गया तो उसको खुद से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना तो दोनों खाली मानी जाएंगी, दोनों से उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये रूल है इसका 1951 के एक्ट का। अगर एक उम्मीदवार एक जगह से ज़्यादा या अनेक निर्वाचन क्षेत्रों पर जो चुना जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा, जो एक कैंडिडेट है अगर एक जगह से दूसरी जगह यानी कि दोनों जगह ही चुना गया तो पहली बात तो क्या होगी, बार बार उपचुनाव कराने पड़ेंगे। एक व्यक्ति 2 सीट पे, जैसे राहुल गांधी का एग्जाम्पल है, अगर वो दोनों सीट पे जीत गए, एक सीट को खाली कर देंगे तो फिर से वहाँ उपचुनाव होगा। उपचुनाव होगा तो खर्चे होंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे डबल से फिर से। तो आप कह सकते हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके इस्तीफे के बाद नवंबर 2024 में राज्य विधानसभाओं के 44 उपचुनाव हुए थे। क्यों? क्योंकि वो 2 जगह से थे, उनको जब उन्होंने इस्तीफा उन्होंने दिया तो फिर से वहाँ उपचुनाव कराना पड़ा। तो उपचुनाव अगर किसी भी वजह से होगा तो दोबारा से खर्चा होता है, वित्तीय संसाधनों की बर्बादी होती है, जो उपचुनाव होते हैं उसमें सरकार पे अतिरिक्त बोझ पड़ता है, और जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो फिर से चुनाव लड़ने जाता है। एक तो वो पहले से ही हारा है, उस पर उसके खर्चा हुआ है, उसके ऊपर वजन पड़ा है, फिर से वो हारेगा या जीतेगा, फिर से चुनाव लड़ेगा, तो डबल खर्चे होंगे। और जो सरकारी तंत्र है, जैसे सपोज करो सरकार बन गई कोई, तो सरकार अगर बन गई और दूसरी सीट पे किसी पे उपचुनाव हो रहा है तो ज़्यादातर चांस ये रहते हैं कि जो जीती हुई पार्टी है उसका कैंडिडेट जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो सरकार में है तो लोग उसकी तरफ ना चाह के भी उसको वोट देते हैं, तो ये भी फर्क पड़ता है। 2014 के आम चुनावों में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव और राज्य सरकारों द्वारा विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक लागत थी 6931 करोड़। 6931 करोड़ 2014 के इलेक्शन में खर्च हुए थे। अगर आप एक कैंडिडेट पे देखें तो 12.76 करोड़ रुपए पर सीट थी। तो अगर आप सोचिए किसी जगह पर उपचुनाव कराना पड़ रहा है और उपचुनाव में 5 कैंडिडेट खड़े हो गए तो आप मल्टीप्लाई कर दिए, फिर से 60-70 हज़ार करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए इतने खर्च हो जाएंगे। और इतना भी कम है ये, फिर भी ये डाटा है, उससे भी ज़्यादा ही खर्चा होगा। तो उपचुनाव पे एक तो पूरा मशीनरी पूरा तंत्र वहाँ लग जाएगा, फिर खर्चा होगा, जनता में भरोसा नहीं होगा, जनता सोचेगी अरे ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, फिर वो वोट डालने कम आएंगे, जैसे कि पिछला हमने डाटा देखा है। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय बोझ हो जाएगा। जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो जीतने वाला हो या हारने वाला, खास तौर से हारने वाला, उस पर बहुत सारा वित्तीय बोझ पड़ जाएगा। उपचुनाव के आयोजन का वित्तीय बोझ पहले से ही पराजित जो उम्मीदवार है, जो हारा हुआ उम्मीदवार है, उनकी पार्टी पर पड़ता है। जो हार चुका, सपोज करो मैंने इलेक्शन में पैसा लगाया, मैं हार गया, तो अब तो पैसा मेरा वैसे भी खत्म हो चुका, फिर से मुझे वापस उपचुनाव करना है, उसमें जाना है, तो मेरे संसाधन खर्च होंगे, मुझे प्रॉब्लम होगी। और जीती हुई जो पार्टी है उसके चांस बढ़ जाते हैं जीतने के। उपचुनाव में जो सरकार बन जाती है, उपचुनाव में उसके कैंडिडेट के जीतने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो हारा हुआ कैंडिडेट जो है वो वैसे भी हारा हुआ ही मान लेता अपने आप को। हाल ही के आम चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए, या हर व्यक्ति का अगर माने तो 250 करोड़ रुपए के खर्च किए। तो अगर हम जो आम चुनाव मान लें, आम चुनाव जो हुए थे अभी, तो उसमें 1,35,000 करोड़ रुपए, तो ऑफिशियल डाटा है, कितना होगा पता नहीं, 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और हर बंदे पर, एक कैंडिडेट पर 250 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। एक कैंडिडेट पर 250, लगभग हर क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं कि बार बार चुनाव कराने से, उपचुनाव कराने से कितना खर्च होता है। जो डिसीजन है, जो उपचुनाव का रिजल्ट है, वो कहां जाएगा? सत्तारूढ़ पार्टी, जो इस टाइम पर सत्ता में पार्टी आ चुकी है, जो सरकार बना चुकी है, उसके ऊपर जाएगा। और जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो फिर से हार जाएगा। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ये कमजोर भी करता है। कई सीटों से चुनाव लड़ने वाला जो उम्मीदवार है वो अनिश्चितताओं के खिलाफ बचाव तंत्र के रूप में काम करता है। मतलब अगर मैं कैंडिडेट हूं, मैं 2 जगह से चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे अनिश्चितता है, मतलब मुझे ये पता है कि मुझे वहां की जनता हो सकता पसंद ना करे, वहां की जनता हो सकता पसंद ना करे, तो एक वो अनिश्चित वाला सिद्धांत आ जाता है। तो ये क्या है? लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। हो सकता दूसरी जगह से मेरी जगह कोई और खड़ा हो जाता, तो वो उसकी जो डाइवर्सिटी थी, लोकतंत्र की जो पहचान थी, वो तोड़ दी गई। और अक्सर लोगों को नहीं बल्कि नेता के हितों को प्राथमिकता मिलती है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे एक छुपा हुआ कारण क्या होता है। जो नेता है, पर्टिकुलर नेता, जिसको एक जगह से दूसरी जगह नॉमिनेशन कराया जा रहा है, इसका मतलब हम उसके हितों का ध्यान रखने, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था एक पर्टिकुलर नेता के लिए। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। जो
आर्टिकल 19 है, 19A या 1A, जो आर्टिकल 19 है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। जो वोट डालने का अधिकार है वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका भी हनन होता है। जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, कई निर्वाचन क्षेत्र, उससे चुनाव लड़ना, उन्हें जीतना और एक को उपचुनाव के लिए खाली कर देना, ये संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मैं एक बार वोट दे चुका हूं, मेरा कैंडिडेट जीत चुका है या आपका कैंडिडेट जीत चुका है, फिर वो उस जगह को छोड़ के कहीं और चला गया, फिर से वहां उपचुनाव होगा, ये हमारी स्वतंत्रता का हनन है, या आप कह सकते हैं 19(1)(a) का हनन है। दूसरी एक प्रॉब्लम और आती है, जो मतदाता हैं उपचुनाव में वोट डालने कम जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार हमारा जो कैंडिडेट था वो तो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया, छोड़ो ना, अब क्या अपना काम धंधा छोड़ना है। हो सकता है मैं किसी कैंडिडेट को पसंद करता हूं और मैं अपनी नौकरी छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपनी मजदूरी छोड़ के उसको वोट डालने जा रहा हूं, लेकिन वो इसी सीट को छोड़ कर दूसरी जगह चला गया, तो अब मैं अगली बार उसमें इंटरेस्ट नहीं लूंगा और जो वोटिंग परसेंट है वो कम हो जाएगा, वोटर्स जो हैं कम वोट देंगे। तो जो भारत का चुनाव आयोग है और 255वां विधि आयोग, उसने सिफारिश की थी कि इसको एक ही पद तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। ये भारत के निर्वाचन आयोग ने भी सिफारिश कर रखी है और 255वें विधि आयोग ने भी सिफारिश कर रखी है कि एक कैंडिडेट के लिए एक ही चुनाव क्षेत्र तक इसको सीमित कर दिया जाना चाहिए। कुछ और भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट को एक जगह से चुनाव के लिए सीमित कर देना चाहिए। और जो कई निर्वाचन क्षेत्र हैं उससे चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है ये ही 2 जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। इसके अनुसार एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव एक साथ लड़ सकता है, तो इसमें संशोधन करके एक ही जगह को उसको कर देना चाहिए। यही विधि आयोग कहता है और यही भारत का चुनाव आयोग भी कहता है। और सरकार तो अभी जो मौजूदा सरकार है वो तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए चली है, कर ही रही है काम, तो उसी के साथ साथ इसको भी उठाया जा रहा है। जो उम्मीदवार हैं उनको एक साथ चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करना चाहिए, यानी कि एक साथ 2 चुनाव करने के लिए, 2 चुनाव लड़ने के लिए ऐसे कानून बना दो ताकि उनको मुश्किल हो जाए, उन पे कुछ खर्चा जोड़ दो। अगर आप उपचुनाव कराओगे, सपोज करो मैंने 2 जगह से चुनाव जीत लिया, ए भी है और बी भी है, मैंने ए को छोड़ दिया और बी पे जाके मैं अपनी सीट पक्की कर ली, तो जो ए पर उपचुनाव का खर्च आएगा वो मेरे ऊपर पड़ना चाहिए। इस तरह का कुछ रूल ये बनाने की बात कर रहे हैं। तो जो सीट खाली करने वाला उम्मीदवार है उससे उपचुनाव की पूरी लागत वसूली जानी चाहिए। मैंने ये सीट भी जीत ली, ये सीट भी जीत ली, इसको छोड़ के मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे एक ही सीट पे रहना है, तो इसमें जो उपचुनाव होगा उसका पूरा खर्च मेरे ऊपर पड़ना चाहिए, इनका ये कहना है। 1 वर्ष के बाद उपचुनाव आयोजित कराएं, यानी कि एकदम से आयोजित ना करें, 1 वर्ष का टाइम दे उपचुनाव में और अगले साल उसको पूरा करें, जिससे मतदाताओं को सोच समझकर डिसीजन लेने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर सपोज करो यहाँ की जनता ने भी मुझको पसंद किया, यहाँ वाले ने मुझे पसंद किया, मैंने इसको खाली कर दिया, अब लोगों को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, जल्दी से चुनाव हो जाएगा, वो सोचेंगे यार पता नहीं किसको वोट दें, अब कौन कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, तो उसको टाइम देना चाहिए जनता को और समय इसको मिल सके और पराजित उम्मीदवार को उभरने और तैयारी करने के लिए पर्याप्त टाइम भी मिल जाए। जो वहाँ से चुनाव हारा है उसका भी खर्च हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, तो वो एकदम से फिर से चुनाव में उतरेगा तो वैसे ही उसका जो पड़ला है वो हल्का रहेगा, तो जो सत्ता वाली पार्टी है वो वापस चुनाव जीत जाएगी और चांस ये रहते हैं उपचुनाव में जिसकी सरकार रहती है वो चुनाव जीत जाता है। तो क्या जो कैंडिडेट हैं उनको एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए? आप इस पर इसके प्रॉफिट और लॉस, यानी कि इसका प्रोज और कॉन्स आप दोनों आपको पता होना चाहिए। जो संवैधानिक ढांचा है हमारा 1951 का लोक प्रतिनिधि अधिनियम, वो तो अनुमति देता था कि एक से यानी कि कितने भी जगह पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें फिर संशोधन किया गया 1996 में और जो अनलिमिटेड जगह का प्रावधान था उसको करके 2 कर दिया गया। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो आप यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। 1951 का अधिनियम एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, कितनी भी जगह चुनाव लड़ने की अनुमति देता था, लेकिन 1996 में इसमें संशोधन किया गया और इसको फिर कर दिया 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इससे वित्तीय भार बढ़ता है। 2024 के जो आम चुनाव हुए हैं उसमें अनुमानित लागत 6,931 करोड़ आई थी, जिसमें हर कैंडिडेट पे लगभग उपचुनाव पे लगभग 130 करोड़ का खर्च आया। तो उपचुनाव में इतना खर्च आ रहा है, फिर और ज़्यादा चुनाव होंगे, फिर और खर्च बढ़ेगा इस तरह से, और लोकतांत्रिक जो प्रतिनिधित्व है उसको भी इससे घाटा होता है। ये जो प्रथा है एक जगह से ज़्यादा चुनाव कराने वाली, ये जो प्रथा है वो प्रतिस्पर्धा के अवसर को उत्पन्न करके निष्पक्ष चुनावी प्रतिक्रिया को कमजोर कर देती है। निष्पक्ष चुनाव होगा ही नहीं। जब सपोज करो, अब मैं बीजेपी कांग्रेस, चलो एग्जांपल दे देता हूं, सपोज करो कहीं पर कांग्रेस की सीट या सरकार बन गई, या चलो मान लेते हैं बीजेपी की बन गई, किसी की भी बन गई।
अब वहां पर कोई कैंडिडेट का अगर उपचुनाव होने लग गया तो सब क्या सोचेंगे कि इस स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो अब जो उपचुनाव होगा वहां पर ज्यादा चांस बन जाएंगे कांग्रेस के कैंडिडेट के जीतने के, क्योंकि सब ये सोच लेंगे कि भैया इस स्टेट में मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, तो इसी का कैंडिडेट जिता दो, हमारे यहाँ पर विकास हो जाएगा, काम मिल जाएगा। अगर बीजेपी वाले को जिता दिया तो काम नहीं मिलेगा। वैसे उल्टा हो सकता है, अगर कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट है और फिर उपचुनाव होने लग गए तो उपचुनाव में इनका कैंडिडेट जीतने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सब ये सोचेंगे मुख्यमंत्री या सीएम किसका है, बीजेपी का है, तो कांग्रेस वालों को अगर जिताएंगे तो ज़्यादा काम वाम नहीं मिलेगा, ज़्यादा पूछ नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व है उसका भी घाटा इसमें होता है। मतदाताओं में असंतोष आ जाता है, जो मतदाता हैं वो नाराज हो जाते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट था उसको हमने जिताया, अब दूसरा कैंडिडेट जिताएंगे, यार छोड़ो ना, कौन वोट देने जा रहा है, वो कैंडिडेट हमको पसंद ही नहीं है। राजनीतिक हेरफेर के चांस रहते हैं, जब जो सत्ताधारी दल है वो राजनीतिक के लिए, अपनी राजनीति के लिए जो सरकारी तंत्र है उसका इस्तेमाल कर सकता है, फिर हेरफेर कर सकता है, या उसके पास पैसा रहता है क्योंकि वो जीत चुका है, जो हारा हुआ है वो वैसे ही टूट चुका है, तो वो राजनीतिक हेरफेर भी इसमें चांस हो सकते हैं, इसके भी चांसेज बनते हैं। कानूनी और संवैधानिक चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। ये जो प्रथा है संभावित रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों और जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन करती है। जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, सबको बराबरी मिलनी चाहिए, सब एक जगह से, मतलब जहां से भी चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, तो एक बंदा दो जगह से चुनाव लड़ रहा है तो एक की सीट खा रहा है, वो उसकी जगह कोई और हो सकता था, तो ये भी इसका नुकसान है। संवैधानिक अधिकार हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनका हनन ये करता है। 2023 की एक याचिका में तर्क दिया गया था कि ये नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यानी कि जो आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जो हमें वोट डालना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, आप अपनी बात सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, तो वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच वाला, तो उसका भी ये उल्लंघन करता है कि मैंने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर चुका हूँ, मैंने इस व्यक्ति को वोट दे दिया है, लेकिन ये सीट खाली करके चला गया, बाकी मुझे कोई पसंद है नहीं, तो मेरी स्वतंत्रता का हनन हुआ है। संसाधनों का गलत आवंटन हो जाता है, जो संसाधन है वो गलत हाथों में चले जाते हैं, जो सरकारी तंत्र है वो अपने हिसाब से उस तंत्र को मोड़ के अपने कैंडिडेट को चुनाव जिता सकता है। तो ये सारे इसके क्या हैं, मतलब इसकी प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे देशों में, तो ये ऐसी प्रथा जो है एक जगह से ज़्यादा चुनाव लड़ने वाली, उनके उसके बारे में क्या प्रावधान है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 2018 तक, मतलब यहाँ पर 5 जगह से चुनाव लड़ा जा सकता था। जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे 2018 में 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे और पांचों की पांचों पर इन्होंने जीत हासिल कर ली थी, और बाद में 4 सीटें खाली करनी पड़ी। सोचो, वहाँ 5 सीटों पर एक बंदा चुनाव लड़ रहा है, हमारे तो फिर भी 2 हैं, वहाँ अनलिमिटेड है, उसके लिए 5 जगह से चुनाव लड़ रहा है, उसको कितना डर होगा उस टाइम पे कि मैं अगर हार गया तो क्या होगा, तो उसको प्रधानमंत्री बनने की कितनी लालसा होगी। तो वो 5 जगह से चुनाव लड़ता है, उसमें से 4 को खाली कर देता है, और फिर वहाँ पे उपचुनाव होगा तो कितना वित्तीय भार पड़ेगा, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। बांग्लादेश में 2008 तक 5 जगह से चुनाव लड़ा जा सकता था, लेकिन बाद में इसको 3 जगह कर दिया। जो बांग्लादेश है 2008 तक वहाँ पे 5 जगह से चुनाव लड़ सकता था, अब वहाँ पे 3 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, जैसे इंडिया में 2 क्षेत्रों से लड़ता। लेकिन यूके की अगर हम बात करें, इंग्लैंड में 1983 में इस प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया यूनाइटेड किंगडम ने, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अभी भी इस प्रथा चल रही है। जो यूरोपीय देश हैं वो सब इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, खासतौर से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रथा अभी भी चल रही है। पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा कंडीशन खराब है। क्या क्या इसके मिसयूज हो सकते हैं? एक तो वित्तीय हेरफेर, पैसे का उलटफेर हो जाएगा। जो अतिरिक्त चुनाव होंगे उनके लिए जो अनुमानित लागत लगभग 130 करोड़ है, तो उसमें जो 130 करोड़ रुपए हैं वो दोबारा से फिर से खर्च होंगे, लगभग उतना ही खर्च आएगा, उपचुनाव में भी उतना ही खर्च आएगा, तो जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो फायदा उठा जाएगा उसका। लोकतांत्रिक विकृति मैंने अभी आपको बताई थी, जो एक सीट पर 2 सीट पर एक व्यक्ति लड़ रहा है, उस दूसरी सीट पर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर लड़ाते तो उसका भी अधिकार मिल जाता, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता। मतदाता असंतोष हो जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। व्यक्तिगत राजनीतिक बचाव होता है, जैसे किसी, सपोज करो मैं इलेक्शन में हूँ, मैं किसी खास पार्टी का अगर मैं मुखिया हूँ या उसका मेन लीडर हूँ, तो मुझे बचाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का, या आप राहुल गांधी का भी ले सकते हैं। 2 जगह से चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि अगर यहाँ से नहीं जीता तो यहाँ से जीत जाएगा, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचाया जाता है। प्रणालीगत शोषण भी होता है उसमें, जो प्रणाली बनी हमारी कानून की उसमें भी शोषण किया जाता है, जो हमारे अधिकार हैं उनका भी हनन किया जाता है इसके साथ साथ। तो ये था हमारा मुद्दा।
एक व्यक्ति के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र या 1 पर्सन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्या एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को एक ही जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए या 2 जगह से होनी चाहिए, खुली छूट दे देनी चाहिए? क्या इसका नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा? जिस तरह से हमें बार बार चुनाव करने से नुकसान हो रहा है, जिस तरह बार बार यानी कि हमारे यहाँ हर साल कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं, तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी इसके पीछे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हैं कि हमें पूरे देश में एक ही चुनाव कराना है, अपने देश के खर्चे बचाने हैं, तो क्या पता, तो क्या आपको भी लगता है इस तरीके से भी खर्चे बचाए जा सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए? तो आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में देना। तो आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए टॉपिक पे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।